हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री को लेकर एक बार पुनः पेश हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से एक प्लेलिस्ट के रूप में पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से उसको डिफाइन कर लिया गया है। अब दोस्तों हम लोग निबंधात्मक प्रश्नों में से व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा, आपके हित में, आपके लिए ही ये वीडियोस पेश हो रही है। तो निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे 1 वीक सीरीज के माध्यम से। तो चलिए आज की इस प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों को। निबंधात्मक प्रश्नों में सबसे फर्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है। देखिए हम लोगों ने जो अति लघुत्रात्मक यानी कि छोटे छोटे प्रश्न पढ़े थे, उनमें भी ये जो फर्स्ट सवाल बनता है कि प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में साहित्य के महत्व को समझाइए। ये सवाल दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी आया है, उनको हम लोगों ने बिल्कुल छोटी छोटी लाइनों के रूप में उसका आंसर दिया है। लेकिन अब उस प्रश्नों को आप दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की क्लासें लगा चुके हैं, इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सबसे पहले स्टार्ट करें तो अति लघुत्रात्मक यानी छोटे छोटे प्रश्नों को आप पढ़ोगे तो बड़े बड़े प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे, उनका उत्तर भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों अति लघुत्रात्मक छोटे छोटे प्रश्नों को अपनी नजरों के सामने से निकाल दे। और दोस्तों काफी हद तक यानी कि 120 प्रश्नों तक यहाँ पर दे रखे हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ा लिया है। तो दोस्तों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप जाइए और एक प्लेलिस्ट बना है जहां पर 4 वीडियोस के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया है कि अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। बिल्कुल 14-14 मिनट की क्लासें हैं। और अब हम दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर अब इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। देखिए निबंधात्मक प्रश्नों में हम लोग देखें तो एक क्लास के अंदर एक ही प्रश्न हो पाएगा, यानी कि दोस्तों काफी हद तक एक मान लो कि यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चंस है वो फर्स्ट यूनिट से बनते हैं। अब सेकंड यूनिट में जाएंगे तो हो जाएगा 5 या फिर 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको ही हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से आपको पेश करवा रहे हैं ना। तो चलिए निबंधात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको व्याख्या सहित पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में साहित्य के महत्व को समझाइए। सबसे पहले सवाल को समझे, ये भी सवाल समझ में थोड़ा थोड़ा आया है तो अगला सवाल पढ़े। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों प्राचीन भारत का अगर हमें इतिहास को जानना है, यानी कि हमारा पुराना भारत है, प्राचीन भारत है, उसका इतिहास कैसा था उसको अगर हमें जानना है तो प्राचीन स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्रोत का मतलब दोस्तों हमें जो प्राचीन समय में जो भी वस्तुएं हुआ करती थी, जो सभ्यताएं हुआ करती थी, उन सभ्यताओं में रहने वाले लोग हुआ करते थे, उनके रीति रिवाज हुआ करते थे, उनके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि सिक्कों का प्राप्त होना, मटकों का प्राप्त होना, घरों की दीवारों का प्राप्त होना, तो वो होंगे स्रोत, है ना। यानी कि पुराने जमाने से हमें कौन कौन से स्रोत मिलते हैं उनका वर्णन करना है। सवाल समझ में आ गया दोस्तों? ये जो अथवा अथवा में सवाल दे रखे हैं ये सेम टू सेम सवाल है, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो अलग है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में यात्रा विवरणों पर लेख लिखिए। वही सवाल है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए साहित्य स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण दीजिए। फिर है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तो चलिए हम इसके उत्तर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इतिहास के स्रोत, सबसे पहला आता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृतांत। यानी दोस्तों यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये है कि साहित्य का अर्थ हुआ जैसे कि दोस्तों अभिलेख। अभिलेख मतलब किसी पत्थर पर, किसी तांबे के पत्र पर लिखी हुई, खोदी हुई लिखावट, यानी कि किसी भाषा को लिख देना साहित्य के अंतर्गत आएगा। जैसे कि जो अभिलेख हुआ करते हैं, शिला अभिलेख होते हैं ना, तो उनका अर्थ हुआ कि एक साहित्य के रूप में है। अगर कोई लिखी हुई जानकारी प्राप्त होती है तो वो साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी दोस्तों अगर कोई मटका मिला है, सिक्के मिले हैं तो वो पुरातात्विक स्रोत है। विदेशी यात्रियों के वृतांत यानी कि दोस्तों हवेन सॉन्ग है, इस प्रकार के जो आपको
विदेशी यात्रियों के नाम मिलते हैं। तो विदेशी यात्री भारत के अंदर यात्रा करने आए और उन्होंने एक पुस्तक को लिख दी, जैसे कि ह्वेनसांग ने ची यू की पुस्तक लिखी थी। तो उनके द्वारा जो वर्णन किया गया, ये भारत के इतिहास को जानने के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। भारतीय इतिहास को ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य के रूप में और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में। धार्मिक साहित्य धर्म के वास्तविक रूप को प्रस्तुत करता है। यानी कि दोस्तों, धार्मिक साहित्य जो हमें प्राप्त होता है, धार्मिक साहित्य अगर धर्म के बारे में लिखी हुई जानकारी के बारे में देखें तो धर्म के वास्तविक रूप को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। धर्म निरपेक्ष साहित्य आर्थिक, राजनीतिक, अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का यथा तथ्य विवरण प्रस्तुत करता है। देखिए, अगर कोई लिखी हुई जानकारी है तो उसको हम क्या कहेंगे? साहित्य स्रोत। जैसे दोस्तों, वेद, हमारे जो 4 वेद हैं वो लिखे हुए हैं, तो उसको हम साहित्य स्रोतों के अंदर मानेंगे ना। तो सबसे पहला वेद आएगा, है ना। वेद है, उपनिषद है, तो ये हमारा साहित्य स्रोत है। इन वेदों को आप दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। और वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, है ना। ये तो आपको पता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियां हैं। और ऋग्वेद में त्रिचाएं, वेदिकाएं, नागरिकों, उनकी रीति रिवाजों, तौर तरीकों। और दोस्तों, इसके बारे में जो जानकारी दे रखी है वो आप जरूर पढ़ लेना आपके हिसाब से। लेकिन मैं ऊपर ऊपर से जो भी पढ़ने लायक है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पढ़ना है। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या अर्थ हुआ कि यहाँ पर समय के साथ साथ वैदिक आर्यों के धर्म का रूप जटिल यज्ञों और कर्म कांडों से युक्त हो गया। साधारण वर्ग के अशिक्षित लोगों के लिए धर्म एक दुर्बोध विषय हो गया। फलत समाज में आडंबर और अंधविश्वास का बोलबाला हो गया। ऐसे ही समय में धर्म को नागरिकों के लिए सहज और सरल बनाने के लिए ब्राह्मणों ने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। और इस ग्रंथों में यज्ञों, कर्मकांडों की सरल व्याख्या की गई। इन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक रोचक ऐतिहासिक कथाएं भी प्रस्तुत की गई, जो भारतीय इतिहास के अनेक पक्षों को उद्घाटित करती है। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण व शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद के लिए गोपद ब्राह्मण की रचना की गई। दोस्तों, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा जो रचनाएं की गई वो भी यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों के अंदर आ गए हैं। फिर आता उपनिषद। देखिए दोस्तों, उपनिषद का अर्थ हुआ उपनिषद, शब्दों के युग से बना है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। ये एक प्रकार की दार्शनिक ग्रंथ है। जो उपनिषद है वो एक प्रकार का दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें आत्मा ब्रह्म के रूप में एक प्रकृति की व्याख्या की गई है। उपनिषदों की संख्या कुल मिलाकर 108 मानी गई है, किंतु इसमें प्रमाणिक केवल 12 ही है। यानी कि दोस्तों, मुख्य अगर उपनिषदों की संख्या पूछे तो 12 है और कुल मिलाकर उपनिषदों की संख्या 108 रहेगी, है ना। अब दोस्तों, वेदांग, वेदों के अंग। देखिए, वेदांग 6 है। वेदों के अंग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, जिसमें वैदिक स्वरों के विभिन्न उच्चारण के विषय में बतलाया गया है। कल्प, जिसमें विभिन्न विधियों, नियमों के बारे में बताया गया है। निरुक्त, जो वैदिक शब्दों को उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। फिर आता है स्मृति ग्रंथ। दोस्तों, इस स्मृति ग्रंथ है महाभारत है, रामायण है, भगवत गीता है, पुराण है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई पुरानी चीज लिखी हुई मिलती है, अगर कोई पुरानी पुस्तक लिखी हुई मिलती है तो वो हमारी भारत का साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। समझ गए पॉइंट को। फिर आता है जैसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक है, जैन धर्म है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। दोस्तों, हमने भारत के साहित्य स्रोतों को पढ़ लिया, यानी कि रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, वेदों के चारों नाम, उपनिषदों की संख्या, मुख्य उपनिषद कितने हैं, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमने बता दी। यानी कि भारत के साहित्य स्रोत के बारे में आपको जानकारी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। देखिए, भारत के पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि सिक्के का मिलना, कोई शिलालेख है उसका मिलना, अभिलेख है उसका मिलना, कोई स्तंभ है तो उसका मिलना, स्तंभ लेख हो गया, कोई अगर हमें मटका वगैरह मिल गया है तो वो सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंदर माने गए हैं। समझ गए पॉइंट को। तो चलिए पुरातात्विक स्रोत की बात करें। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत इतिहासकारों ने शिलालेख, स्तंभ अभिलेख, गुहा अभिलेख, मूर्ति लेख, मंदिर अभिलेख, पात्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, स्मारक और सिक्कों आदि को शामिल किया है। समझ गए पॉइंट को। तो चलिए सबसे पहले हम शिलालेख को पढ़ते हैं। ये शिलालेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आया है। शिलालेख शिलाओं
को समतल करवाकर लिखवाए गए। देखिए शिलालेख, शिला का अर्थ हुआ यहाँ पर पत्थर, शिला का अर्थ पत्थर और शिला पर लेख लिख लिया तो हो गया शिलालेख। शिलालेख शिलाओं को समतल करवाकर लिखवाए गए। इसमें अशोक के शाहबाज गढ़ी, मानसे हरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जोगड़ जोगढ़ और यरगुड्डी आदि स्थानों से प्राप्त शिलालेख। ये दोस्तों स्थानों के नाम दे रखे, इन स्थानों के आपके नाम याद नहीं रखने हैं, जैसे कि धोलावीरा है और कालीबंगा है, इस जैसे आप नाम याद कर लो। बाकी शिलालेख हैं उन ये इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर शिलालेख अधिक महत्वपूर्ण है। अशोक के साम्राज्य विस्तार, अशोक का साम्राज्य विस्तार, उनकी विजय और हृदय परिवर्तन, धर्म प्रचार, तत्कालीन समाज राजनीति के विषय में जानकारी मिलती है। शिलालेखों में रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, देखिए यहाँ पर जो शिलालेखों के नाम है वो याद रखने, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या शिलालेख उल्लेखनीय है। दोस्तों यहाँ पर जो शिलालेखों के नाम है वो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगला आता है स्तंभ अभिलेख, यानी कि किसी स्तंभ पर, किसी खड़े हुए स्तंभ पर क्या लेख लिख दिया, अभिलेख हो गया स्तंभ अभिलेख। यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्तंभों पर अभिलेख लिखवाने की परंपरा का सूत्रपात सम्राट अशोक ने किया। ये दोस्तों आप ध्यान रखना कि स्तंभ अभिलेख की शुरुआत, यानी कि स्तंभ पर अभिलेख, किसी लेख को लिखवाना किसने शुरू किया, किसके काल में? तो दोस्तों सम्राट अशोक के काल में ये शुरुआत हुई थी। स्तंभ अभिलेख दिल्ली, इलाहाबाद, लोरिया, फिर आता है लोरिया, नंदगढ़। ये दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं चाहे तो, यानी कि यहाँ पर ये फेमस है यहाँ पर स्तंभ अभिलेख के लिए। नेपाल की तराई से प्राप्त रुम्मीदेई और निगलिवा स्तंभ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसके बारे में वैष्णव धर्म प्रचार चंद्रगुप्त है, ये सब प्रयाग प्रशस्ति है, ये क्या है, स्तंभ अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मोहरोली स्तंभ अभिलेख है। फिर आता है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्तंभ लेखों के बारे में, यानी कि किसी स्तंभ पर जानकारी को लिख देना। फिर आता है गुहा अभिलेख। देखिए गुहा अभिलेख का अर्थ हुआ, यहाँ पर देखा हुआ है कि गुहा लेखों में अशोक के बराबर गुहालेख, गुहालेखों में अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुन गुहालेख, सातवाहनों के नासिक गुहालेख, नानाघाट गुहालेख, कार्ले गुहालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयागिरी गुहालेख महत्वपूर्ण है। दोस्तों गुहालेख का अर्थ हुआ किसी गुफा के अंदर लेख को लिखवा देना, चित्रों को बनवा देना। किसी गुफा के अंदर, जैसे कि कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर कोई गुहा है या फिर पहाड़ के अंदर गुफा है, तो उसके अंदर किसी लेख को लिखवा देना, चित्रों को बनवा देना, गुहालेख हो गया। और उन गुहालेखों के नाम दे रखे हैं। फिर आता मूर्ति लेख, मूर्ति बनाई है उन पर कुछ एक लेख लिख देना, उस मूर्ति पर मूर्ति का चित्र बना देना, तो वो क्या हो गया। इस संदर्भ में कनिष्क मूर्ति लेख, रामगुप्त का जैन मूर्ति लेख, कुमार गुप्त का कर्मदंड मूर्ति लेख, फिर मानव कुंवर मूर्ति लेख, ये सब उल्लेखनीय है जो मूर्ति लेख दे रखे हैं। फिर था मंदिर अभिलेख, जैसे कि कोई मंदिर बनाया है तो वहां पर कोई, जैसे कि आजकल भी कोई मंदिर होता है, वो किसके द्वारा बनाया गया, क्यों बनाया गया, वो जानकारी लिखी हुई होती है, तो वही क्या होता है, मंदिर अभिलेख। तो वही बात है दोस्तों, यहाँ पर जो भी इस प्रकार के अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर लिखवाए जाते थे। और ये भी दोस्तों ध्यान रखना कि धार्मिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जाता था इस मंदिर अभिलेखों के माध्यम से। इस प्रकार अभिलेखों में भूर बरहुत स्तंभ की बराबरी बराबरी दीवारों पर खुदा लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र। अगला दोस्तों ध्यान रखना, अगला आता है स्मारक पात्र एवं ताम्रपत्र अभिलेख, पात्र एवं ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेखों में राष्ट्रकूट, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र उल्लेखनीय है। इसके अलावा संगली, काम्बे, धनदेह, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये क्या है, ताम्र पत्र अभिलेख। जैसे कि कोई तांबे का कोई स्लेट बना दी, जो तांबा होता है ना, तांबा धातु, उसका पत्र, तांबे का पत्र होता है, उस पर कोई अभिलेख लिख दिया जाए, उस पर कोई लेख लिख दिया जाए, तो वो हो गया ताम्रपत्र। फिर आता स्मारक अभिलेख, कोई स्मारक है उस पर लेख है तो स्मारक अभिलेख हो गया। फिर आता चिक्के, जैसे कि दोस्तों जो कोई भी राज्य हुआ करता था वहां पर चिक्के हुआ करते थे और उन चिक्कों पर उस राजा का फोटो भी हुआ करता था। तो वही बात है कि प्राचीन भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने में सिक्कों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिक्के सम्राटों के राज्य विस्तार, उसके व्यक्तिगत गुण, आर्थिक स्थिति के विषय में बताते हैं। कुछ सिक्कों पर पौराणिक कथाएं अंकित है और सिंधु क्षेत्रों से प्राप्त सिक्के सिंधु संस्कृति की जानकारी देते हैं। आहत सिक्के से भारतीय गणराज्यों के विषय में पता चलता है। गुप्त शासकों के चंद्रगुप्त, कुमार देवी
प्रकार के सिक्के, चंद्रगुप्त के विषाणाद, ये दोस्तों ध्यान रखना, जो भी जैसे कि कोई सिक्के हैं, कहाँ-कहाँ से सिक्के मिले। मान लो कि यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि मान लो कि इतने से एरिये में से सिक्के मिले और उस सिक्कों पर मान लो कि चंद्रगुप्त का फोटो है या फिर चंद्रगुप्त का नाम है या फिर उस राज्य का लोगो लगा हुआ है। तो मान लो कि इतना राज्य है, ये मान लो कि 500 बीघा राज्य है, ठीक है, 500 बीघा जमीन है और इन पर यहाँ पर सिक्के अगर मिले हैं तो इसका अर्थ हुआ कि उस इस विस्तार के अंदर उस राजा का राज्य था। तो ये जानकारी प्राप्त होती है। ओके, उसके विस्तार के बारे में, उसने कहाँ-कहाँ पर विजय प्राप्त की, इसके बारे में भी इन सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। अब आइए दोस्तों, हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जान लिया और साहित्य स्रोतों के बारे में जान लिया। अब हम आएंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्री जैसे कि दोस्तों ह्वेनसांग है, वो भारत में आया और चियू की पुस्तक लिखी और भारत के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में उस विदेशी यात्री ने एक वृत्तांत लिख दिया, एक ग्रंथ लिख दिया। तो वो हो गया विदेशी यात्रियों के वृत्तांत वाला, है ना। तो भारतीय साहित्य के अतिरिक्त समय समय पर भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में पर्याप्त मदद मिलती है। इसमें से कुछ ने तो भारत में कुछ समय तक निवास किया और यानी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो विदेशी यात्री भारत में आए तो हमें भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इसमें से कुछ ने तो भारत में कुछ समय तक निवास किया और अनेक स्वयं के अनुभव से लिखा है। कुछ यात्रियों ने जनश्रुतियों, भारतीय ग्रंथों को अपने विवरण का आधार बनाया। इन यात्रियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, यूनानी यात्री भारत के अंदर आए यानी कि यूनान के लोग आए, चीन के लोग आए और अरबी फारसी लेखक है वो उल्लेखनीय है। यहाँ पर भारत में आए, उन्होंने वृत्तांत लिखा। यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक, देखिए यूनान से एक आया है रोमन, यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक, ये दोस्तों यूनान से आया है रोमन क्लासिकल, है ना। देखिए यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोट्स, हेरोडोट्स का तो नाम आपने सुना होगा। तो यूनान से हेरोडोट्स आया और हेरोडोट्स के नाम प्रसिद्ध है। टेसी टेसियस ईरान का राजवैद्य था और ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त थी, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक नाम आया है और वो नाम है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेसियस ईरान का राजवैद्य था, टेसियस है। ये टेसियस भारत में आया और भारत के विषय में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की थी, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियां, यानी कि टेसियस ने जो भारत के बारे में कहानियां लिखी वो एक आश्चर्यजनक कहानियों के रूप में है और उन कहानियों के कारण आश्चर्यजनक कहानियां लिखी हुई है, इसलिए वो अविश्वसनीय हो गया। लेकिन हेरोडोट्स भारत में आया, हेरोडोट्स यूनान का, ये भारत में आया और इसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। दोस्तों हेरोडोट्स हिस्टोरिका पुस्तक लिखी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस के संबंध का वर्णन किया। हेरोडोट्स ने भारत और फारस के दोनों के बीच में संबंध का वर्णन किया और उसका विवरण अधिकांश अनुश्रुतियों तथा अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेसिफ्रिट्स और आरिस्टोबुल्स के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं विश्वसनीय है। देखिए यहाँ पर जो भी हेरोडोट्स है तो उनके विश्वसनीय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। इसके बारे में दोस्तों आप जानकारी कुछ एक ले लेना, बाकी इतना ही खूब है आपके लिए और बाकी आप अपने हिसाब से लिखते रहना अपने एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अगले लेखकों की ओर बढ़ते हैं, विदेशी यात्रियों की ओर। तो चीन लेखक, चीन से जो भारत में लेखक आए, जो घूमने के लिए यात्री आए और उन्होंने पुस्तकें लिखी। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण भी विशेष उपयोगी रहे हैं। ये चीन यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। देखिए ये दोस्तों ध्यान रखना, चीन से आए हुए जो यात्री है वो बौद्ध मतानुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। और इनमें से 4 के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। फाइयान, शुग्युन, हुएनसांग, अभी हमने बात की थी ह्वेनसांग के बारे में, यह चीन का था। फिर आता है इत्सिंग, है ना। फिर आता है फाइयान। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और उसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया। वह मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बनाता है। वह जो मध्य देश की जनता को क्या करता है, सुखी और समृद्ध बनाता है।
सुंगयुन 518 में भारत में आया था और 3 वर्ष तक यहाँ पर यात्रा की, बौद्ध ग्रंथों की प्रतियों को एकत्रित किया। चीन यात्रियों में सर्वाधिक ह्वेनसोंग युआन च्वांग का ही, जो हर्षवर्धन शासनकाल में यहाँ पर आया था और 16 वर्षों तक यहाँ पर निवास किया ह्वेनसोंग ने और अनेक स्थानों पर यात्राएं की। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक रहकर शिक्षा प्राप्त की ह्वेनसोंग ने और उसका यात्रा वृतांत चिन्यू की या फिर चियू की नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों अभी हमने बात की थी। फिर आता मुस्लिम यात्री। मुस्लिम यात्री भी भारत में आए और उन्होंने क्या किया था, वृत्तांत लिखा था। मुस्लिम यात्री अरबी लेखक। अरबी व्यापारियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी होती है। ऐसे लेखकों में अल बरूनी का नाम विश्व प्रसिद्ध है, सर्वप्रमुख प्रसिद्ध है और वह 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में महमूद गजनवी के आक्रमणकारी सेना के साथ भारत आया था। उसने संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर और भी बताया गया कि भारत के दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान संबंधी ज्ञान की वह प्रशंसा करता है। कौन? ये मुस्लिम यात्री है। वे यहाँ की प्रशंसा की है इन्होंने, विज्ञान की और यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की यहाँ पर प्रशंसा की है और उनकी पुस्तक है तहक़ी-ए-हिंद से उन्होंने निवासियों की दशा का वर्णन किया। इन पुस्तक में इसकी निवासियों की, जो यहाँ के निवासी भारत के, उनका वर्णन किया है और राजपूत कालीन समाज, धर्म, राजनीति, रीति रिवाज आदि का सुंदर प्रकाश यहाँ पर उन्होंने डाला है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न अगले वीडियोज में रहेगा। वैसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको ही हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियोज में हम लोगों ने भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो प्रमुख स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में आज की इस वीडियोज में डिस्कशन किया। तो दोस्तों वीडियोस कैसा लगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियोस आज की ये क्लास की सीरीज और समझ में कितना आया इसके बारे में दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियोस को लाइक तो करते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, न्यू है तो। और बाकी तो अपने फ्रेंड्स के साथ में कॉलेज ग्रुप है आपके पास में तो उसको ये भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए ताकि वे भी इस बात से अवगत हो सके। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आपके अपने इस दोस्त को अनुमति देवे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।